नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं होमित सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज बात हम करने जा रहे हैं किस तरह से अब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि पूरी दुनिया पर जिस अमेरिका का दबदबा था वो दबदबा अब कम होता जा रहा है और क्या आने वाले वक्त में ये बिल्कुल ख़त्म होगा। दावोस में जिस तरीके से फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष इमैनुअल मैक्रों ने अपनी बात कही, कनाडा के जो पीएम है कार्नी ने भी कहा कि अमेरिका जिस तरह से ज़्यादती कर रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा है, कमज़ोर देशों को दबाने की कोशिश कर रहा है, मनमानी कर रहा है, उसके बाद ये लग रहा है कि आने वाले वक्त में जो नाटो फोर्सेज हैं, यूरोपीय यूनियन के जो राष्ट्र हैं, वो कहीं ना कहीं अमेरिका से खफा हैं। ये भी समझने वाली बात है कि जिस तरह से अमेरिका वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लैटिन अमेरिका को कंट्रोल करना चाहता है, ईरान पर वो हमला करना चाहता है, ग्रीनलैंड को लेकर वो नाटो और यूरोपीय यूनियन के मुल्कों के साथ लगातार लड़ाई में मुफ्तला है, शामिल है, तो क्या आने वाले वक्त में ये सारी सिचुएशंस अमेरिका के लिए मुश्किल पैदा करेंगी। ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से अमेरिका का रक्षा बजट लगातार, डिफेंस बजट लगातार बढ़ता जा रहा है और उसके बाद जिसका कंट्रोल है वो धीरे धीरे दुनिया भर के अलग अलग खित्तों में यानी पोर्शंस में, पार्ट्स में लगातार बढ़ रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो आवाज़ इमैनुअल मैक्रों ने उठाई है या फ्रांस की ओर से शुरू हुई है, जो बात कनाडा ने कही है कि आने वाले वक्त में और भी मुल्क ये कहने वाले हैं, ग्रीनलैंड को लेकर नाटो और यूरोपियन यूनियन अमेरिका से बहुत नाराज़ हैं और इसीलिए प्रतीकात्मक तौर पर एक नोशन के लिए जितने भी नाटो फोर्सेज हैं वहाँ से 1, 2, 3, 4 करीब आधा दर्जन सैनिक अलग अलग मुल्कों से, कहीं किसी से 1, किसी से 2, किसी से 4 भेजे गए हैं। और एक नोशन है, एक प्रतीकात्मक एक निशानदेही है कि अमेरिका जो कर रहा है ग्रीनलैंड के साथ, उसे लेकर जो नाटो फोर्सेज हैं वो बहुत नाराज़ हैं, वो खुश नहीं हैं। यूरोपियन यूनियन इससे नाराज़ है। लेकिन बड़ी बात यह भी समझिएगा कि ईरान पर हमले को लेकर जिस तरह से नेतन्याहू साहब, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो कि राष्ट्रपति अमेरिका के, जिस तरह से ये दोनों देश लामबंद हुए थे और शुरू में जब वहाँ पर प्रदर्शन शुरू हुए, वहाँ पर दंगे शुरू हुए, तो ये कहा गया कि आने वाले वक्त में वहाँ पर दंगे थोड़े कम हो जाएंगे, वहाँ पर जो आगजनी है वो कम हो जाएगी, जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें फांसी देने की जो सज़ा का ऐलान ईरानी सरकार ने किया था उसे ख़त्म कर दिया गया। इसकी वजह से अमेरिका थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है। लेकिन जैसे ही आप समझिए एक हफ्ते के अंदर ही अमेरिका के सुर भी बदल गए, नेतन्याहू साहब के सुर भी बदल गए। वजह ये थी, जो एक्सपर्ट्स बता रहे थे, कि अमेरिका जंग की तैयारी के लिए मुकम्मल तरीके से तैयार नहीं था। 2 वॉरशिप्स, जो एक साउथ चाइना सी में थी जिसका नाम यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश है, वो वहाँ से मूव कर खाड़ी देशों में जा रहा है। एक और वॉरशिप है, वो भी लगातार मूव करते हुए अटलांटिक ओशन से, पैसिफिक ओशन से होता हुआ खाड़ी देशों में पहुँच रहा है। यानी अब ये समझा जाए कि जो 2 उनके वॉरशिप्स हैं, टैक्टिकल वॉरशिप्स हैं, वो खाड़ी देशों में पहुंच गए हैं और अमेरिका अब जंग के लिए मुकम्मल तैयार है। इजराइल को भी मुफीद वक्त मिल गया था आयरन डोम को फिल करने के लिए, अपनी जंगी तैयारी को मुकम्मल करने के लिए। तो ईरान भी लगातार बार बार ये धमकी दे रहा था कि अगर अमेरिका, खामनेई जो कि सुप्रीम लीडर है, उन पर हमला करता है तो वो हाथ काट दिए जाएंगे। बार बार ईरान ये बात कह रहा है कि ईरान में जो दंगे, फसाद, अनरेस्ट और जो सिविल वॉर की सिचुएशन हो रही है वो सब कुछ अमेरिका और इजराइल की वजह से। लेकिन समझिए कि जब एक मुल्क पूरी दुनिया पर अपने दबदबे के लिए, दुनिया पर कब्जे के लिए, दुनिया पर मनमानी करने के लिए अपने नैरेटिव, अपनी फौजी और अपने डिप्लोमेटिक डायलॉग्स का इस्तेमाल करता है, तो ये समझ में आता है कि जो बाकी कमज़ोर मुल्क हैं वो इस बात को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप समझिए, दुनिया में सबसे मजबूत करेंसी किसके पास है? अमेरिका के पास है। दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस किस मुल्क के साथ होता है? अमेरिका के साथ होता है। दुनिया में सबसे मजबूत आर्मी किसके पास है? अमेरिका के पास है। दुनिया का सबसे टैक्टिकल वॉर फोर्स किसके पास है? अमेरिका के पास है। दुनिया की टॉप 10 IT कंपनियां कहां पर हैं? अमेरिका में है। दुनिया की टॉप 10 टेक कंपनीज कहां पर हैं? वो अमेरिका में है। दुनिया की ज़्यादातर इकॉनमीज का सीधा सरोकार अमेरिका के साथ है और जितना रक्षा बजट, डिफेंस बजट अमेरिका का है, उतने में तो कई मुल्कों का साल का GDP भी नहीं है। तो समझिए कि इतने सालों में अमेरिका को, आज जो अमेरिका बना है उसे बनने में 5 दशक यानी 50 साल का वक्त लगा है। ऐसे में नाटो को कंट्रोल करना अमेरिका के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नाटो का फॉर्मेशन ही यानी USSR से मुकाबले के लिए नाटो बना और उसके बाद अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका थी नाटो बनाने के लिए। यूरोपियन यूनियन लगातार इस बात का विरोध करता रहा है कि अमेरिका उन पर टैरिफ इंपोज कर रहा है। नाटो कंट्रीज भी इस बात को लेकर लगातार मशवरा कर रही थी, बातचीत कर रही थी कि ग्रीनलैंड एक स्वायत्त आइलैंड है जो डेनमार्क कंट्रोल करता है। लेकिन वहां पर अमेरिका ने कहा कि गोल्डन जो डोम उनका एयर डिफेंस सिस्टम है उसे इंस्टॉल करने के लिए वहां पर उन्हें ग्रीनलैंड की ज़रूरत है। लेकिन समझिए, ग्रीनलैंड में अमेरिका की ऑलरेडी फौजें मौजूद है, बड़े पैमाने पर उनका वहां पर अपना फोर्स बेस वहां पर, उसके बाद वहां पर कब्जे की ज़रूरत क्या है। लेकिन जैसे ही दावोस पहुंचते हैं डोनाल्ड ट्रंप, वहां पर उनका नैरेटिव बदल जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ग्रीनलैंड पर कब्जा ज़रूर चाहते हैं, बट वी विल नॉट यूज़ आवर फोर्सेज
बिकॉज ग्रीनलैंड हमारा इनिमी नहीं है, तो हम बातचीत के जरिए, मशवरे के जरिए, रजामंदी के जरिए, एक अग्रीमेंट के जरिए ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन दावोस में बाकी मुल्क जो पहुंचे थे, उन्होंने अमेरिका की नैरेटिव का, उनकी एक्टिविटीज़ का, उनकी क्रियाविधियों का लगातार विरोध किया है और ये जो सुर है लगातार बड़ा होता जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर नया वर्ल्ड ऑर्डर बनता है तो उसके मेंबर्स कौन कौन हो सकते हैं। समझिए, चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत मजबूत मुल्क है, फ्रांस, कनाडा, भारत भी बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा कंजम्पशन पैटर्न अगर कहीं है अमेरिका के बाद या बाकी और मुल्कों के बाद, चाइना के बाद, तो वो इंडिया का। हम 140 करोड़ लोग इंडिया में रहते हैं, तो जो कंजम्पशन पैटर्न इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट है। और आने वाले वक्त में जो मनी है, जो सरप्लस मनी है, जो ट्रेड है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, जो कंजम्पशन पैटर्न है, वही आपको बड़ा बनाता है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आने वाले 2050 ईस्वी तक, आने वाले साल में 2050 तक चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन जाएगा, चाहे वो आर्मी के मुकाबले में हो, चाहे वो इकोनॉमी के मुकाबले में हो, चाहे वो मैन पावर के मुकाबले में हो। तो 2050 तक चाइना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा है। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि नया वर्ल्ड ऑर्डर डिसाइड हो रहा है, नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है, ये इतना आसान भी नहीं है। आसान क्यों नहीं है? क्योंकि अमेरिका दुनिया भर में 750 से ज़्यादा उसके पास अमेरिकी फौजी बेस हैं। दुनिया भर के मुल्कों को उसने उधार दे रखा है। डॉलर सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग करेंसी है जो दुनिया भर में ट्रेड की जाती है। कुछ कंट्रीज़ है जिन्होंने अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करना शुरू किया, जिसमें ब्रिक्स का शुमार है। और इसीलिए अमेरिका ब्रिक्स पर लगातार सख्ती बरतता है। जब ये ब्रिक्स की समिट्स होती हैं तो अमेरिका का रिएक्शन आप ज़रूर देखेंगे। क्वाड को लेकर भी, जो क्वाड देशों का समूह है, उसे भी लेकर अमेरिका बहुत चिंतित रहता है। इसीलिए जब भी क्वाड कंट्रीज़ मिलती हैं, अमेरिका लगातार उसका विरोध करता है और उस पर अपनी टिप्पणी, अपनी बयानबाजी करता है। लेकिन एक बात और समझने वाली है, अमेरिका पर चाहे कितना भी दबाव रहा हो, अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया, रात को वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को उन्होंने अरेस्ट किया उनकी पत्नी के साथ, उसको अमेरिका लेकर आए। इससे पहले इराक में क्या हुआ, यमन में क्या हुआ, सीरिया में क्या हुआ, ये तमाम एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। क्योंकि अमेरिका जिस भी मुल्क, जिस भी खित्ते में चाहता है हमला करना, वो वहाँ पर हमला करता है। अपना मोटिव, अपना मिशन जो है, अपना जो मोशन है, अमेरिका उसे हमेशा पूरा करता है। तो वर्ल्ड ऑर्डर की अगर बात करें तो रशिया एक पावरफुल मुल्क है, चाइना एक पावरफुल मुल्क है, लेकिन अमेरिका के सामने अभी बहुत वक्त लगेगा इन मुल्कों को बड़ा बनने में। हालांकि कार्नी ने यह बात कही, इमल मैक्रो ने जब दावोस समिट में वो एड्रेस कर रहे थे अपनी स्पीच में, तो उन्होंने कहा कि आजकल जो चलन है कि जो मजबूत देश हैं कमज़ोर देशों को दबाते हैं और उनसे अपनी मनमानी करने की कोशिश करते हैं, ये ज़्यादा वक्त तक नहीं चलना चाहिए। कार्नी ने एक बहुत अहम बात कही। कार्नी ने कहा कि अगर ट्रेड करना है तो भारत, चाइना, रशिया, यूरोपियन यूनियन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि आप अगर डेटा देखें पिछले 4 क्वार्टर्स का, तो करीब 76% जो बिजनेस, जो कारोबार कनाडा ने वो अमेरिका के साथ किया है। इसीलिए मार्क कार्नी, जो वहाँ के प्रधानमंत्री, वो ये बात कह रहे थे कि अगर ट्रेड करना है, अगर आपको कारोबार में मुफ्तला होना है, शामिल होना है, एम्प्लॉय करना है अपने आप को, तो आपके पास यूरोपियन यूनियन भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। इसके अलावा आपके पास भारत बहुत बड़ा ऑप्शन है, आपके पास चाइना बहुत बड़ा ऑप्शन है, आपके पास रशिया बहुत बड़ा ऑप्शन है, यूरोपियन यूनियन एक बहुत बड़ा ऑप्शन है जहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं, अपने आप को एम्प्लॉय कर सकते हैं। लेकिन अभी अमेरिका का जो दबदबा है वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर, उसके कंट्रोलिंग को लेकर, लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि जब पूरा ग्लोब, पूरी दुनिया अमेरिका के हाथ से रिहा हो जाएगी, अलग हो जाएगी, तो वो मुल्क कैसा होगा। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अभी ज़्यादातर मौक़ों पर जब भी दुनिया के किसी हिस्से में मुश्किल आती है, दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती है, तो अमेरिका सबसे पहले इनिशिएट करने वाला राष्ट्र बन जाता है। यानी किसी भी मसले में कूदने के लिए भी आपको बहुत साहस, बहुत धैर्य, बहुत ब्रेवरी चाहिए, जो आजकल ज़्यादातर मुल्कों में नहीं है। आजकल के मुल्क क्या कहते हैं, भाई दूसरे का मसला है, उनका मसाइल है, हम उसमें क्यों घुसें, उनके इश्यूज़ में हम क्यों बोले। लेकिन अमेरिका का नैरेटिव, अमेरिका का जो कम्युनिकेशन है, डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन, वो डिफरेंट तरह का है। उन्हें लगता है कि दुनिया में कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है तो उन्हें वहाँ पर कूद कर वहाँ पर शांति प्रक्रिया को बहाल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें, रशिया, चाइना इंडीड अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, वो बहुत ज़्यादा उनका ट्रेड होता है पूरी दुनिया भर में, उनकी इकॉनमी लगातार डेवलप हो रही है। लेकिन अमेरिका को कंट्रोल करना, कर्व करना अभी बहुत मुश्किल खीर है। अभी कम से कम 25, 30, 50 साल लग जाएंगे चाइना और रशिया को और बाकी देश के बाकी मुल्कों को, दुनिया के बाकी मुल्कों को अमेरिका के साथ ट्रेड करने के लिए, उनको झुकाने के लिए, उनको कमज़ोर करने के लिए। अब समझिए कि जैसे दुनिया के बाकी मुल्क बढ़ रहे हैं तो अमेरिका भी ग्रो कर रहा है, अमेरिका भी आगे बढ़ा है, उनकी इकॉनमी बढ़ रही है, उनका सरप्लस बढ़ रहा है, उनका ट्रेड बढ़ रहा है। और दुनिया भर के जो मुल्क है अमेरिका से बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी खरीदते हैं, फूड आइटम्स खरीदते हैं, हथियार खरीदते हैं। लॉकहीड मार्टिन की बात कर लें,
जो दुनिया की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी है, वो कंट्रोल होती है अमेरिका में। इसके अलावा बहुत सारे जो आर्म्स एमिनिशन है पूरी दुनिया में अमेरिका अलग अलग खितों में उसको एक्सपोर्ट करता है। तो सिर्फ डिफेंस के वजह से नहीं कह रहे हैं, जो टोटल टर्नओवर इकोनॉमी का उसके मामले में भी अमेरिका बहुत मजबूत है, ट्रेड में बहुत मजबूत है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत मजबूत है। और सोचिए कि जब वो ट्रेड टैरिफ का ऐलान जब ट्रंप ने किया तो उनके पास 50 देशों की लिस्ट थी। तो समझिए कि जो मुल्क 50 देशों पर टैरिफ इंपोज कर सकता है, वहाँ से कमाई कर सकता है, वहाँ पर उन्हें कंट्रोल करने के लिए अपनी मनमानी कर सकता है। तो ज़रा सोच कर देखिएगा कि वो कंट्री कितनी मजबूत, उसके पास कितनी सलाहियतें हैं, उसके पास कितने रिसोर्सेज हैं, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में अमेरिका को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। आज के एक्सप्लेनर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने, पढ़ने और समझने के लिए आप इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉलो करते रहिए। नमस्कार।